हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आरपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल का 4th चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम लोग चैप्टर की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, तो सबसे पहले हम लोगों को कार्बन के बारे में समझना जरूरी है कि कार्बन होता क्या है। कॉपी पेन आप लोग उठा लीजिए और कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कार्बन, देखिए कार्बन के बारे में एक एक चीज़ हम आप लोगों को बताते जाएंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। कार्बन कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले जो कार्बन है ये इसका लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है कार्बो। कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बो। इसकी कार्बो शब्द से ही उत्पत्ति हुई है। अब कार्बो का क्या मतलब होता है? कार्बो का मतलब होता है कोयला। तो लैटिन भाषा का शब्द क्या है? कार्बो, जिसका मतलब होता है कार्बन, और कार्बन का क्या मतलब होता है? कोयला। ये तो रही हमारी ये जानकारी। अब कार्बन की खोज किसने की, किस सन में हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए जो कार्बन है इसकी खोज 18वीं शताब्दी में हुई थी। 18वीं शताब्दी का मतलब है 1789 में। कार्बन की खोज हुई थी सन 1789 में। किसने की थी? कार्बन की खोज की थी एंटोनियो लेवाइजियर ने। एंटोनियो लेवाइजियर क्या थे? कार्बन तत्व के खोजकर्ता थे। कब की थी? 1789। अब आगे बढ़ते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होता है। क्योंकि ये चैप्टर पूरा हमारा कार्बन पे ही आधारित है, तो कार्बन के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। जो कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। बात करें तो इसकी प्रतीक होता है C। अगर बात करें इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार होता है 12। ये इसका क्या हो गया? परमाणु भार। देखिए मैं पूरी चीज़ें बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग कॉपी पेन पर मेरी भाषा के अकॉर्डिंग सब लिखते चले जाएंगे। परमाणु क्रमांक परमाणु भार कितना हो गया? 12। अब बात आती है ये धातु है कि अधातु है। ये मैं आपको सिद्ध करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए बताऊंगा ये अधातु है या धातु है। अगर अधातु है या धातु है तो क्यों। देखिए कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कुछ इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p2। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी टोटल कक्षाएं कितनी बनेंगी? 2। चलो 2 कक्षाएं बना लेते हैं हम लोग, 1 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर देंगे, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। मैंने आप लोगों को बताया था यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन त्याग के देगा, और त्याग देगा तो धन आयन आ जाएगा, धन आयन आ जाएगा तो धातु कहलाएगा। दूसरी चीज बताई थी अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आयन आएगा, जिसको माइनस आयन बोलते हैं। जब माइनस आयन आएगा तो अधातु कहलाएगा। लेकिन जिसकी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? तो कार्बन या ग्रहण करेगा या त्यागेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी गेन करते हैं। आप सभी को पता होगा, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है
उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो 6 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक। इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 6। ये मैंने 6 प्रोटॉन कर दिया। अब प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। प्लस माइनस सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यही कारण है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। अब मान लीजिए मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करवा दिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, प्रोटॉन इसके पास है 6, इलेक्ट्रॉन बचे 4। अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। उसके बाद इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही अधिक बल के कारण अपने अंदर बांध लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग तो सकते नहीं हैं। अगर त्यागेंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, जिससे ये स्थायी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या होगा, इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन इसने जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इसके ऊपर आयन कौन सा आएगा, -4। चलिए इस पे हम लोग -4 आयन लगा देते हैं। अब बात आती है ये धातु है या अधातु। देखिए मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है तो क्या कहलाता है, अधातु। सही बोले। तो कार्बन क्या है यहां पे, अधातु, नॉन मेटल। यहां से हमें पता चल गया कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4। क्या होता है, अधातु। अधातु होने के साथ साथ ये क्रियाशील अधातु होता है। अब इसके आगे इसके बारे में हम लोग जानकारी गेन करेंगे। जो ये कार्बन होता है चतुर्संयोजी होता है। इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। अब बात आती है ये कैसे यौगिक बनाता है, किस प्रकार यौगिक बनाता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग गेन करेंगे। देखिए जो कार्बन होता है वो सहसंयोजी बंध बनाता है और सहसंयोजी बंध बनाकर सहसंयोजी यौगिक बनाता है। बात आती है सहसंयोजी बंध की, ये क्या होता है और किस प्रकार यौगिक बनाता है, ये जानकारी प्राप्त करते हैं। सहसंयोजी बंध या फिर सहसंयोजक बंध। देखिए एक साधारण भाषा में कहें तो कुछ इस प्रकार कह सकते हैं, जब एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट किए दे रहा हूं, जब विभिन्न प्रकार या एक ही प्रकार के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझा होता है तो उससे जो आबंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब कार्बन के अतिरिक्त बहुत ऐसे तत्व हैं जो संयोजकता प्रकट करते हैं। कुछ उदाहरण लेकर हम लोग समझ लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस होते हुए द्विपरमाणुक होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 लगा होता है। क्यों होता है, चलिए समझते हैं। कार्बन जो हाइड्रोजन जो होता है बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। 2 हाइड्रोजन है तो दूसरा भी 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए स्थायी हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए स्थायी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे और इनके बीच जब किन्हीं 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो एक बंध आता है, क्योंकि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन H2 में पाया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी होता है हमारा द्विपरमाणु। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, बाह्यतम कक्षा में तो पहले देखते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने 2 ऑक्सीजन लिख लिए। 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6। दोनों के स्थानीय होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इसने कर लिया तो ये 2 इसमें भी गिने जाएंगे, इसमें भी गिने जाएंगे। साझे का मतलब ही होता है अगर कोई प्रॉपर्टी चल रही है उस पर हमारा पार्टनर है, जितना हक मेरा है उतना हक मेरे पार्टनर का भी है। इधर से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। आप देखिए 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर। यही कारण है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ये तो रहे एक ही परमाणु के बीच। अब 2 अदर परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, ये जानकारी गेन करेंगे। उम्मीद है लॉकडाउन में आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, लेकिन कुछ लोग तो मस्ती ही करते रहे होंगे। पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, मस्ती होती रहेगी ज़िंदगी में, क्लास में भी मस्ती होती रहती है। ले लेते हैं हम लोग जल H2O। अब भाई ये कहाँ से आया, इनके बीच हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए देखते हैं। हम लोगों ने सीखा है ऑक्सीजन के मध्य क्या होता है। ऑक्सीजन के बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। 1 2 3 4 5 6। अब 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ऐसे कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा ऐसे कर लेगा। अब ऑक्सीजन तो 8 कंप्लीट हो गए, 6 थे ही, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, 8। अब हाइड्रोजन के पास 1 था, एक इससे मिल गया, एक इससे मिल गया, स्थायी हो गए, सहसंयोजक बंध प्रदर्शित कर दिए। क्या ऐसे, कितनी आसानी तरीके से हम लोग समझ गए सहसंयोजक बंध कैसे बनता है। अब बात आती है कार्बन यौगिक कैसे बनाता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी गेन करेंगे। देखिए जो कार्बन होता है उसके यौगिक निम्न अणुभार और उच्च अणुभार दोनों टाइप के होते हैं। अधिक से अधिक उच्च अणुभार का यौगिक ये बना सकता है, कम से कम अणुभार का यौगिक ये बना सकता है। जो कार्बन होता है ये एक कलबंध, द्विबंध या त्रिबंध तीनों यौगिक बना सकता है। एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है, त्रिबंध भी बना सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बन के यौगिक की जो डिफिनेशन होगी, कार्बन एक सहसंयोजी यौगिक है। ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के यौगिक बना सकता है। अब इसके आगे कुछ और जानकारी गेन करेंगे। कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ये इनके साथ हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेंगे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। देखिए जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब कोई यौगिक है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की ही उपस्थिति है, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। डिफिनेशन लिख लेंगे। अगर आ गया हाइड्रोकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इन हाइड्रोकार्बन के भी पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानकारी गेन करेंगे। अगर ये डिफिनेशन हो लिख लीजिए, अगर ना लिखे हो तो पॉज करके लिख लीजिएगा, इसके लिए मैं रफ करूँगा वो चीज़ समझाने के लिए।
देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, चार्ट बना लीजिएगा मेरे साइड। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, मैंने बोला था एक संतृप्त होगा, एक असंतृप्त होता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संतृप्त वाला लिखेंगे, संतृप्त समझेंगे, फिर असंतृप्त क्या होता है उसे समझेंगे। समझेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होता है। देखिए जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या? एकल बंध होता है। तो जब उनके बीच एकल बंध होगा तो क्या कहलाएंगे? संतृप्त यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। यौगिक कहलाते हैं। आगे लिख लीजिएगा। उदाहरण में क्या आएंगे? एल्केन्स। लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे। एल्केन्स के जितने भी यौगिक होंगे क्या कहलाएंगे? यहाँ पे लिखे दे रहे हैं एल्केन। एल्केन्स के जितने भी यौगिक होंगे संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। फार्मूला क्या होता है, सूत्र जिसको बोलते हैं इनका? CnH2n प्लस CnH2n प्लस 2। C हाइड्रोकार्बन नंबर है, N जितना नंबर होगा और H हाइड्रोजन है। अब असंतृप्त पे आते हैं हम लोग। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? असंतृप्त में जब कार्बन कार्बन के बीच क्या आएगा? द्विबंध। द्विबंध आए या त्रिबंध आए, अगर द्विबंध आ रहा है तभी वो असंतृप्त यौगिक है, त्रिबंध आ रहा है तभी वो असंतृप्त यौगिक है। इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। जो द्विबंध वाले यौगिक होते हैं उसका उदाहरण होता है एल्कीन्स। सूत्र CnH2n। अब इसके आगे बढ़ेंगे त्रिबंध पर। त्रिबंध जो होगा वो भी असंतृप्त यौगिक ही हमारे कहलाएंगे, लेकिन इसका उदाहरण क्या होगा? एल्काइंस। तो इसका उदाहरण क्या है? एल्काइंस। बात आती है इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है CnH2n-2। अब ये सूत्र वर्क कैसे करते हैं, आगे इनके यौगिक बनाने में सहायता कैसे करते हैं, वो जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि कार्बन के प्रकार कितने होते हैं। तो उसके लिए आप लोग चार्ट एक बनाएंगे। क्रम संख्या यहाँ पे, प्रतीक, कार्बन का प्रतीक क्या होगा और उसका नाम क्या होगा। नंबर 1 पे होता है मेथ, नंबर 1 पर C1, जिसका नाम क्या होगा? प्रतीक उसका होगा C1, नाम क्या होगा? मेथ। नंबर 2 पर होगा C2, प्रतीक एथ।
नंबर 3 C3 प्रोप। नंबर 4 C4 ब्यूट। नंबर 5 C5 पेंट। नंबर 6 C6 नाम हेक्स। नंबर 7 C7 हेप्ट। नंबर 8 C8, अब आगे यहाँ पे C8 ऑक्ट। नंबर 9 C9 आ गया नोन। नंबर 10 C10 आ गया नाम डेक। अब यहाँ से हमारे कार्बनिक के यौगिक के बारे में पढ़ाई स्टार्ट होगी। उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आऊँगा IUPAC। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करना है IUPAC बाय प्रिंस सर, उससे पढ़ लीजिएगा। अगर वहाँ से पढ़ लेंगे तो जब मैं यहाँ पे फिर से आपको समझाऊँगा तो अच्छे से समझ में आएगा, या फिर मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इसके यौगिक कैसे बनते हैं, इनके IUPACs कैसे बनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।